नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेवाड़ रियासत से संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे योद्धाओं के जो पूर्वज थे वो कहां से आए थे, जिनके संबंध में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि वो विदेशी हैं, अबुल फजल या कर्नल जेम्स टोड जैसे इतिहासकार। कुछ कहते हैं कि सूर्यवंशी हैं, कुछ कहते हैं कि ब्राह्मण वंशी हैं। तो किस कुल से संबंधित हैं, कहां से आए, इसके संबंध में इतिहासकार क्या बात करते हैं और अपने क्या क्या सोर्सेज रखते हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूं। ये राजस्थान की हिस्ट्री का स्पेशल बैच का वीडियो है और ये पूरा बैच आपको भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है या प्ले स्टोर पर भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भारद्वाज क्लासेस बाय रमन सर, वहां पर इस पूरे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान देना, मेवाड़ पर गुहिलों का शासन रहा, जिनको गुहिल या गोभिल या गुहिलोत या गहलोत अलग अलग नामों से उच्चारित किया गया। मेवाड़ मतलब ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के, जब हम मैप में देखते हैं, राजसमंद, उदयपुर, नया जिला बना सलूम्बर, प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा को तोड़कर नया जिला बना आपका शाहपुरा, जिसमें शाहपुरा, बनेड़ा, फूलिया कला, जहाजपुरा, इन हिस्सों को लिया गया और भीलवाड़ा। मोटी मोटी ये वाली लाइन है, इसको मेवाड़ कहा गया। मेवाड़ के जो नीचे वाला हिस्सा है इसको वागड़ कहा जाता है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिले आते हैं। भारत के मैप में अगर हम बात करें तो भारत के मैप में मेवाड़ की ये स्थिति, ये उदयपुर के आसपास का ये जो क्षेत्र है इसको कहा गया मेवाड़। मेवाड़ के संबंध में ये बताया गया कि मेवाड़ नाम क्यों पड़ा या शिवी जनपद क्यों पड़ा या प्रगवाट क्यों पड़ा। दरअसल इस क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना गया। कहीं पर इसको मेवाड़ लिखा गया है, कहीं पर इसको शिवी लिखा गया है, कहीं पर इसको प्रगवाट लिखा गया है। ये एक शासक जिनको हम सिकंदर बोलते हैं, ये खुद अगर आज आ जाएं और इनको हम सिकंदर बोलें तो ये पहचान नहीं पाएंगे कि सिकंदर किसको बोल रहे हो, क्योंकि ये अलेक्जेंडर बोलते हैं इनका उच्चारण। हमने अलेक्जेंडर को कर दिया अलेक्जेंडर और फिर उसको कर दिया हमने सिकंदर। इनको खुद को नहीं पता होगा कि इनको भारत में सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर ने अटैक किया इस जनजाति के ऊपर। यह जनजाति है शिवी, जो पहले वर्तमान जो पाकिस्तान है इसमें एक प्रांत आता है आपका पंजाब प्रांत। यहां पर एक क्षेत्र आता है झंग, उस झंग क्षेत्र में रहने वाली थी। अलेक्जेंडर का जब यहां पर अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, तो ये जनजाति यहां से भागी और भागकर राजस्थान के उस हिस्से में आ गई जिसको आज हम मेवाड़ कहते हैं। इस जनजाति के कारण ही उस क्षेत्र को शिवी जनपद कहा गया। दूसरा जो नाम के संबंध में यह बताया जाता है कि इसको मेदपाट या मेवाड़ कहा गया, तो ये एक जनजाति है मेर, या इसके संबंध में मेद ये नाम भी देखने को मिलता है इस जनजाति के संबंध में। तो राजस्थान का वो हिस्सा जिसको हम मेवाड़ कहते हैं, बहुत पहले से ये जनजाति यहां पर निवास कर रही थी, रह रही थी, और इसी के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया और मेदपाट से होता होता वो मेवाड़ हो गया। महाराणा कुंभा के समय हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ दुर्गों का निर्माण कराया था इस मेर जनजाति को नियंत्रित करने के लिए। मोटी मोटी बात यह है कि इसके कारण इसको क्या कहा गया, मेदपाट, और मेदपाट से हो गया मेवाड़। तीसरा, इसको प्रगवाट भी कहा जाता है। प्रगवाट का मतलब होता है पठार, प्लेटू। समुद्र से जब हम बाहर आते हैं तो जमीन है, उस जमीन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग बनावट होती है। ऊंचाई और बनावट के आधार पर उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ये मैदान हो गए, मैदान से ऊपर उठा हुआ भाग इस प्रकार का जो ऊपर से सपाट है, प्लेन है, इसको कहा जाता है प्लेटू या पठार। चित्तौड़ में आप जाएंगे तो चित्तौड़ का जो फोर्ट बना हुआ है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है, जिसकी हाइट 620 मीटर लगभग है। तो इस पठारी क्षेत्र के कारण इसको कहा गया प्रगवाट। तो ये जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ के अलग अलग नाम है, जहां पर आगे चलकर महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा जैसे योद्धाओं ने शासन किया था। शिवी क्यों कहा गया, अलेक्जेंडर के अटैक के कारण शिवी जनजाति भागकर आई। मेदपाट या मेवाड़ क्यों कहा गया और प्रगवाट क्यों कहा गया, क्लियर इतनी बात। हमारा विषय यह था इस वीडियो में कि यहां पर इस मेवाड़ के क्षेत्र पर, यह मेवाड़ जिसको हम देख रहे हैं, जहां पर गुहिलों की सत्ता थी, इसी गुहिल वंश की एक शाखा थी सिसोदिया, मतलब इसी वंश के एक व्यक्ति थे राहप, जिन्होंने एक गांव बसाया था सिसोदा, और सिसोदा गांव में रहने के कारण वो लोग सिसोदिया कहलाए थे। और उसी सिसोदिया शाखा में, मतलब उप शाखा में, गुहिलों की ही शाखा थी, उसी में आगे चलकर महाराणा प्रताप हुए, जिनको हम गुहिल वंशी सिसोदिया बोलते हैं।
तो ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, जहां पर पहले शासक यहां के बताए जाते हैं गुहिल, जिनका समय बताया जाता है 566 ईस्वी। तो 566 ईस्वी क्यों बताया जाता है, और वो जो व्यक्ति हैं गुहिल, उस पर हमको बात करनी है, वो आए कहां से थे, उसके संबंध में इतिहासकार क्या कहते हैं। सुनना बात को। ये एक व्यक्ति है अबुल फजल, मुगल शासक अकबर का दरबारी, अकबर के नवरत्नों में से एक। अबुल फजल ये कहता है कि गुहिल जो हैं ये विदेशी हैं, और नौशेरवा ईरान का एक शासक है, नौशेरवा मतलब पहले था, 531 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। अब हालांकि इसमें बहुत सारा विवाद है कि ये जो उत्पत्ति बताई जाती है मुस्लिमों की उत्पत्ति से भी पहले बताई जाती है कि गुहिल जो है इनके वंशज हैं, जबकि मुस्लिम धर्म की तो उस समय उत्पत्ति नहीं हुई थी जब यहां पर गुहिलों की सत्ता स्थापित हो गई थी। खुद फरिश्ता ये लिखता है कि मेवाड़ पर गुहिलों की सत्ता मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति से पहले ही स्थापित हो चुकी थी। खैर, अलग अलग लोग क्या बात करते हैं, हम केवल इस वीडियो में उस पर चर्चा कर रहे हैं। अबुल फजल ये कह रहा है कि ईरान का एक शासक था नौशेरवा, नौशेरवा का बेटा था नौशिनजाद। इसकी एक रानी थी नौशेरवा की, ये सुंदर सी रानी थी। जो रूम का कोई शासक था केसर, उस केसर की ये पुत्री थी जो क्रिश्चियन बन गई थी। ये जो बेटा है इसका नौशेरवा का, नौशिनजाद, ये इसने अपने पिता से विद्रोह कर दिया, पार्शिया या ईरान को छोड़कर ये मेवाड़ की तरफ आ गया, यहां पर रहने लगा, अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार करके अपने पिता पर चढ़ाई कर दी, पिता से लड़ने के लिए गया और युद्ध में मारा गया। अबुल फजल ये लिखते हैं कि यहां से ये तो चला गया, लेकिन इसके जो वंशज थे वो यहीं पर रह गए, कुछ लोग यहीं पर रह गए, और गुहिल जो है वो इसी के वंशजों में से थे, मतलब गुहिल को इनका वंशज बताया है। अब हालांकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि ये कह रहे हैं कि जब ये युद्ध लड़ने के लिए गया और फिर वहां पर जाने के बाद फिर अपने पिता से लड़ाई की और फिर मारा गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये मेवाड़ की साइड में आया ही नहीं था, आप पढ़ो पहले। इसने वहीं पर अपने पिता से बगावत की थी और इसके पिता ने पकड़ लिया था, पकड़कर वहीं पर मौत के घाट उतार दिया था। खैर, अबुल फजल क्या कहता है, हमने इस पर चर्चा की। दूसरा, ये कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड भी इनको विदेशी बताता है। कर्नल जेम्स टोड सारे राजपूतों को ही विदेशी बताता है। ये कुछ अपने तर्क भी देता है। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि मध्य एशिया की जो युद्ध लड़ने वाली जो जातियां थी ये उनके वंशज हैं, और कुछ समानता ये कह के बताता है कि भाई वो लोग अश्वमेध किया करते थे। अश्वमेध का मतलब एक यज्ञ होता है, जब यज्ञ करने के बाद एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, वो घोड़ा भागता 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 जितनी दूर जाता है वो सारा हिस्सा उस राजा का हो जाता है जिसने अश्वमेध किया। अश्वमेध का मतलब ही होता है ऐसा यज्ञ जो उसके बाद घोड़े को छोड़ा जाए। कोई अगर उस घोड़े को पकड़ लेता तो इसका मतलब वो उस राजा को चुनौती दे रहा है, राजा के साथ में लड़ना पड़ता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि वो लोग भी अश्वमेध किया करते थे और राजपूत भी अश्वमेध करते हैं। वो लोग सूर्य की पूजा करते थे, आप भी सूर्य की पूजा करते हैं। वो शस्त्र पूजा करते हैं, आप भी शस्त्र पूजा करते हैं। वहां पर भी सती प्रथा थी, आपके यहाँ पर भी सती प्रथा थी। वो मदिरा पान करते हैं, आप भी मदिरा पान करते हैं। तो इस प्रकार के तर्क देकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूत जो है विदेशी हैं। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में बताया है कि साहब ये विदेशी। हालांकि कहानी थोड़ी अलग बताई है। अबुल फजल जो ये कह रहा है कि वो नौशेनजाद आया था और फिर लड़ने के लिए चला गया था, ये कह रहा है कि ये वल्लभी में स्थापित हो चुके थे, वल्लभी जो गुजरात में आता है। और कर्नल जेम्स टोड कहता है कि बात है 524 ईस्वी की। 524 ईस्वी में वल्लभी का ये राजा था शिलादित्य। शिलादित्य की एक रानी थी पुष्पावती, और इस समय 524 ईस्वी में मलेच्छों ने शिलादित्य पर अटैक कर दिया था। पश्चिम से जो आक्रांता अटैक किया करते थे उनको हमारे इतिहासकार मलेच्छ लिखता है। तो मलेच्छों ने शिलादित्य के राज्य पर अटैक कर दिया, राज्य को तहस नहस कर दिया, शिलादित्य को मार दिया। रानी जो इस समय गर्भवती थी वो वर्तमान जो राजस्थान है इस ओर आई हुई थी अंबा माता के दर्शन करने के लिए, और जब वापस लौट रही थी तो रानी को सूचना मिली कि मलेच्छों ने इस प्रकार से अटैक किया, राजा जी जो है वो मारे गए, राज्य को तहस नहस कर दिया। तो रानी ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन इनके साथ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप सती नहीं हो सकती। बोले क्यों? आप गर्भवती हैं इसलिए आप सती नहीं हो सकते। तो बाद में इन्होंने एक बालक को जन्म दिया, गुफा में उस बालक का जन्म हुआ, जैसा कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि गुफा में उस बालक का जन्म हुआ, और गुफा में जन्म होने के कारण उस बालक को कहा गया गुहा। उसी से हुआ गुहिल, उसी से हुआ गोभिल, उसी से हुआ गुहादित्य, उसी से हुआ गुहिलोत, उसी से हुआ गहलोत। ये थ्योरी किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। हालांकि देखो इसमें विवाद यह है कि कर्नल जेम्स टोड जो इसका समय बताते हैं 524 ईस्वी का,
कि साहब इस समय मलेच्छों ने या 524 ईस्वी में ये अटैक किया था, और थ्योरी है कहीं ना कहीं वो नौशेरवा आदिल और नौशिनजाद से जुड़ी। तो नौशेरवा तो खुद 531 में वहां का शासक बना था, 531 के लगभग में, तो उससे पहले यहां पर ये फिर अटैक भी हो गया। तो मतलब कुल मिलाकर टाइम की जो है वो टाइम की मैचिंग नहीं हो पाती है। हालांकि ये जो शासक बने थे ना गुहिल, ये कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे, ये बहुत बड़े शासक थे। उसका एक मैं आपको प्रमाण देता हूं। 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में आगरा के पास से 2000 चांदी के सिक्के मिले। गौर करना इस बात पर कि राजा गुहिल नाम का जो राजा हुआ है कोई छोटा राजा नहीं था। मेवाड़ कहां पर? ये मेवाड़। आगरा कहां पर? ये इधर आपका वर्तमान जो उत्तर प्रदेश आता है। 1869 में यहां पर 2000 चांदी के सिक्के मिले, 9 तांबे के सिक्के मिले। गुहिल के टाइम के सिक्के थे। हमको कब मिले? 1869 में। थे कब के? गुहिल के टाइम के सिक्के थे। कहां मेवाड़ है, कहां आगरा है, तो इसका मतलब गुहिल का जो राज्य है वो ये इतनी दूर तक विस्तारित था, और हो सकता है ये और भी ज्यादा विस्तारित हो। हालांकि हमको इस प्रकार का कोई सोर्स नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला, प्रमाण केवल यहां से मिला। अगर वो और दूर तक के सिक्के मिल जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि गुहिल का राज्य और दूर दूर तक विस्तारित था। इसके संबंध में एक बात और यह है कि गुहिल का जो शासन है वो 566 ईस्वी का ही कैसे आया, तो उसके संबंध में एक शिलालेख है। वो शिलालेख हमको इसके संबंध में जानकारी देता है, ध्यान देना। हालांकि इसमें समय को लेकर है ना बहुत उटपटांग सी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये एक शिलालेख है जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि गुहिल नामक जो व्यक्ति हुए थे जिन्होंने मेवाड़ पर गुहिलों की सत्ता स्थापित की थी, उन्होंने सबसे पहले यहां पर 566 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया था। उस समय का निर्धारण इस शिलालेख के आधार पर होता है, जिसको सामोली अभिलेख बोलते हैं या सामोली शिलालेख बोलते हैं या प्रशस्ति, ये एक जैसे ही नाम है, मतलब इनका अर्थ एक जैसा ही है। अभिलेख मतलब कोई पत्थर पे आपने कोई जानकारी लिख दी, अभिलेख बोल दो, शिलालेख बोल दो, या प्रशस्ति मतलब उसमें किसी की अगर आपने प्रशंसा कर दी तो वो प्रशस्ति हो गई। ये एक हालांकि एक्चुअल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। इसमें क्या जानकारी मिलती है कि साहब 5 राजाओं की जानकारी मिलती है कि ये शिलालेख हमने लगाया है 646 ईस्वी में, और अभी वर्तमान में जो शासक है वो है शील, ये शील जो कि शिलादित्य है, और इनके संबंध में लिखा हुआ है कि ये गुहिल के 5वें वंशधर हैं। मतलब पहले गुहिल हुए, फिर भोज हुए, फिर महेंद्र हुए, फिर नाग हुए, और नाग के बाद अगले हुए आपके शिलादित्य। 5वां शासक इनको बताया गुहिल के बाद का। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि इनका टाइम पकड़ लो 646 ईस्वी, और हर शासक एवरेज 20-20 साल आप निकाल लो, तो 20 इसमें से घटा दो, 20 इसमें से, 20 इसमें से, इधर यहां पर आओगे तो ये लगभग 566 ईस्वी के आसपास का आता है। हालांकि इसमें विवाद ये है कि गुहिलों की देखो कई सत्ताएं थी, अलग अलग कई ब्रांच थी। मुनोत नैन्सी ये कहते हैं कि गुहिलों की टोटल 24 ब्रांच थी। मतलब ये है कि केवल मेवाड़ में ही गुहिल शासन नहीं कर रहे थे, मेवाड़ के अलावा और भी बहुत सारी जगह थी जहां पर गुहिलों की सत्ता स्थापित थी। कहीं पर डायरेक्ट उनकी सत्ता थी, तो कहीं पर किसी के अधीन रहते हुए सामंत के तौर पर वो शासन कर रहे थे। तो इन्हीं जो अलग अलग स्थान है, इसमें से एक जगह आती है आपकी चाकसू, जो वर्तमान जयपुर ग्रामीण जिले में आता है, जिसको चाकसू या चाटसू या चंपा या चंपावती कहा गया। यहां के एक शासक थे भृत्यभट्ट, जो यहां पर संस्थापक थे गुहिलों के। भृत्यभट्ट अपने आप को गुहिल कहते हैं, और उनका समय आता है 564 ईस्वी में, उन्होंने यहां पर सत्ता स्थापित की थी। अब विचार करना इस बात पर कि भृत्यभट्ट जो अपने आप को गुहिल शासक कहते हैं, 564 ईस्वी में उन्होंने यहां पर सत्ता स्थापित की। और हमने अभी ये देखा कि आरपीएससी जो है वो तो गुहिल का शासनकाल 566 ईस्वी मानती है कि 566 में गुहिल ने मेवाड़ में सत्ता स्थापित की थी। जब खुद भृत्यभट्ट जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं गुहिल का वंशज हूं और 564 में यहां पर सत्ता स्थापित कर रहे हैं, तो इसका मतलब गुहिल से पहले सत्ता स्थापित कर ली। तो 564 में अगर ये शासक बने हैं तो इसका मतलब गुहिल का जो शासनकाल है उसका शुरुआती वर्ष 564 से पहले का आएगा। लेकिन एग्जामिनेशन एजेंसी जो है वो 566 मानती है, तो आपको 566 पे टिक करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है, वरना वो क्या करेंगे, बोलने का मौका देंगे नहीं, गलत कर देंगे। वापस विषय पर आओ कि हमने देखा कि गुहिलों को एक तो विदेशी बताया किसने, अबुल फजल ने। गुहिलों को विदेशी बताया किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा ब्राह्मण वंशीय भी बताया गया और सूर्यवंशी भी बताया गया, तो इस पर हमको बात करनी है। ब्राह्मण वंशीय, ध्यान देना, 2 इतिहासकार हैं, डीआर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। वो ये कहते हैं कि गुहिल जो है ये ब्राह्मण वंशी है। बोले क्यों है, रीजन दो। वो उसका कारण देते हैं। एक तो
एक कोई आहड़ का शिलालेख है 1034 विक्रमी संवत का, जिसमें यह लिखा हुआ है गुहिल के संबंध में 1034 ईस्वी का, विक्रमी संवत, सॉरी ईस्वी नहीं विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जो है वो ईस्वी से 57 वर्ष आगे है। तो अगर आपको ईस्वी निकालना है तो 1034 में से आप 57 माइनस कर सकते हो। तो ऐसा कोई आहड़ का एक शिलालेख है जिसके संबंध में गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर ये कहते हैं कि उसमें गुहिल के संबंध में कोई बात लिखी हुई है। बोले क्या लिखी हुई है? उसमें लिखा हुआ है कि गुहिल जो है ये आनंदपुर से निकले हुए ब्राह्मण कुल को आनंद देने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं। मतलब गुहिल कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण कुल से निकले हैं और आनंदपुर के कोई ब्राह्मण कुल थे, उनको आनंद देने वाले हैं। दूसरा, बोले दूसरा ये है कि मेवाड़ के एक शासक हुए थे समर सिंह। कौन समर सिंह? रावल रतन सिंह का आपने नाम सुना होगा, जिनकी रानी थी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है तो उसी वो जो रानी पद्मिनी थी उनके समय जो रावल रतन सिंह थे उनके पिता थे समर सिंह। समर सिंह के टाइम का एक शिलालेख है जिसमें इसी वंश के शासक बप्पा रावल के संबंध में विप्र लिखा गया है। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। तो ये कहा इन्होंने, तर्क दिया। फिर इन्होंने एक तर्क और दिया कि दो सोर्स और हैं। बोले कौन से सोर्स हैं? एक तो है एक लिंग महात्म्य और एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बोले ये क्या है? एक लिंग महात्म्य जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है, जो इस वंश के शासक रहे थे 1433 से 1468 ईस्वी तक। एक लिंग महात्म्य का पहला भाग महाराणा कुंभा ने खुद लिखा है, जिसको राजवर्णन कहते हैं। दूसरा भाग उन्होंने कानड़ व्यास से लिखवाया था। कानड़ व्यास जो उनके दरबारी थे, सैलरी लेकर उन्होंने दूसरा भाग लिखा। तो बोले क्या हो गया? बोले उसमें भी ये जानकारी लिखी हुई है और इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी ये जानकारी लिखी हुई है। बोले क्या? उसमें महाराणा कुंभा को लिखा हुआ है कि आनंदपुर से निकले हुए ब्राह्मण वंश को आनंद देने वाला। इन सोर्सेज के आधार पर गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर ये कहते हैं कि गुहिल जो है ये ब्राह्मण वंशी है। सूर्यवंशी में हो। सूर्यवंशी कौन बताते हैं? ये भगवान सूर्य अपने रथ पर सवार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मुनोत नैणसी। मैं अपने जितने भी वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली जो राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गौरीशंकर हीराचंद ओझा के सोर्सेज का मैं रेफरेंस देता ही देता हूं। राजस्थान के इतिहास में इन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। राजपुताना का इतिहास लिखा है, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र लिखा है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला इन्होंने लिखी है। राजपुताना म्यूजियम जो अजमेर में है 1908 से 1946 ईस्वी तक वहां के डायरेक्टर रहे थे। इसके अलावा मेवाड़ के जो श्यामल दास हैं, जिन्होंने वीर विनोद लिखा है, वो इनके गुरु थे। और उदयपुर राज्य में, मतलब जब उस समय उदयपुर रियासत हुआ करती थी, तो वहां पर उदयपुर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इनको हेड भी बनाया गया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मुनोत नैणसी जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के समय देश दीवान हुआ करते थे, मतलब राजा की अनुपस्थिति में राज्य का सबसे बड़ा पद। 2 किताब लिखी, मुनोत नैणसी ख्यात और एक मारवाड़ा परगनारी विगत। मुनोत नैणसी इन्होंने कहा कि ना तो गुहिल विदेशी हैं, ना ये ब्राह्मण वंशीय हैं। गुहिल जो है ये सूर्यवंशी है। इनसे पूछा गया बताओ, तर्क दो, सोर्स बताओ। सोर्स इन्होंने बताया कि आप बप्पा रावल जो इस वंश के जो शासक हुए थे, हालांकि उनके समय को लेकर इतिहासकारों में बहुत ही ज्यादा मतभेद है, लेकिन फिर भी एक समय का वो ठहराव करते हैं कि 734 में उन्होंने मेवाड़ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। ये कहते हैं बप्पा रावल के टाइम का एक सोने का सिक्का है 115 ग्रेन का, उसमें कुछ हमको चिन्ह देखने को मिलते हैं। बोले कौन कौन से? एक तो नंदी का, भगवान शिव के जो वाहन है नंदी, उनका चित्र देखने को मिलता है। शिवलिंग देखने को मिलता है, त्रिशूल देखने को मिलता है, उगता हुआ सूरज देखने को मिलता है, और उस उगते हुए सूरज को दंडवत प्रणाम करता हुआ एक व्यक्ति भी देखने को मिलता है। तो बोले मतलब? बोले उसमें जो उगते हुए सूर्य का चिन्ह है, तो इसका मतलब जो गुहिल है ये सूर्यवंशी है। बोले और इसके अलावा कोई सोर्स? बोले और भी है। 1024 विक्रमी संवत का, 1024 या 1028 एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं, 1024 या 1028 विक्रमी संवत का कोई एक शिलालेख है। उसमें गुहिल वंश जो शासक है इनके संबंध में लिखा गया है कि ये रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। रघु कौन? भगवान सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु, उनकी संतान थे इक्ष्वाकु, मतलब उनके वंशज उसी वंश में आगे चलकर हुए भागीरथ, उसी वंश में आगे चलकर हुए, मतलब रघु उसी वंश में हुए भगवान राम, उसी वंश में भगवान राम के पुत्र लव और कुश, तो भगवान कुश का वंशज मानते हैं उदयपुर के जो गुहिल वंशी हैं। इसके अलावा जयपुर के जो कच्छावा शासक है ये भी अपने आप को भगवान कुश का वंशज मानते हैं। और भी शासकों के संबंध में अलग अलग थ्योरी है, वो हमारा विषय नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि इन शासकों को, गुहिल शासकों को, उस सोर्स में लिखा गया है कि ये रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, मतलब सूर्य वंश से रिलेटेड है। इसके अलावा इसी वंश में एक और शासक है, एक और सोर्स ये देते हैं।
महाराणा रायमल के टाइम का। महाराणा कुंभा के पुत्र थे रायमल। महाराणा कुंभा के एक पुत्र ने उनकी हत्या कर दी थी 1468 में, तो दूसरे पुत्र रायमल ने उदा को तो भगा दिया जिस पुत्र ने हत्या की थी, और स्वयं फिर मेवाड़ के वो शासक बन गए थे। सामंतों ने भी उनका साथ दिया था। उन्हीं रायमल के टाइम का एक सोर्स है 1557 विक्रमी संवत का। ध्यान रखना, मैं ईस्वी नहीं बोल रहा हूं, विक्रमी संवत, क्योंकि महाराणा रायमल का जो शासनकाल था वो 1473 से और 1509 ईस्वी तक का था। विक्रमी संवत जब हम करते हैं तो 57 और जोड़ सकते हैं उसमें। तो उसमें गुहिल शासकों को सूर्यवंशीय क्षत्रिय लिखा गया है, तो उसी के आधार पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और इसके अलावा मुनोत नैन्सी ये कहते हैं कि गुहिल जो है सूर्यवंशी थे। तो उम्मीद है ये पूरी चीज आपको बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि गुहिल कौन थे, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के जो पूर्वज थे ये कौन थे, कहां से आए थे। ये राजस्थान की हिस्ट्री का स्पेशल बैच है। सारे वीडियोस आपको भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या प्ले स्टोर पर जाकर आप चेक कर लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।